हमने देखा कि ये जो जितनी भी बातें हो रही थी, क्या इसमें से कुछ हमें ये निकल कर आया कि स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? मैं सामने कुछ प्रूफ दे रहा हूं जो उन बातों को ऑथेंटिकेट करेंगे। हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं और ऐसा 100% लोगों के साथ होता है, और 1% भी ऐसा नहीं है कि जो सोते सोते उठे और एकदम पढ़ने लग जाए। ये मॉडर्न टाइम है, पहले तो ऐसे होता होगा। इट मीन्स पढ़ते पढ़ते सोना इज द डायरेक्शन ऑफ मिनिमम एनर्जी। He or she unknowingly want to go in the direction of minimum energy. इसलिए हम पढ़ते पढ़ते 100% लोग सो जाते हैं, because the direction of minimum energy is the direction of maximum stability. जब हम सोने जाते हैं तो कितना आनंद की अनुभूति होती है, पर जब घर वाले सुबह बिस्तर से खदेड़ते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। घर वालों को बोलो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो। केमिस्ट्री कहती है कि सुबह जब आपने बिस्तर में आंख खोल दी, वहीं से काम शुरू हो गया। आंख खोलने के लिए देखो, आप एनर्जी मत लगाओ, बंद हो जाएगी। इसका मतलब आंख खोलने के लिए एनर्जी की जरूरत है। इसका मतलब जब हम सारी रात सोते हैं, वी आर इन मिनिमम एनर्जी स्टेट। लीस्ट नहीं कहा मैंने, मिनिमम एनर्जी स्टेट। और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी एनर्जी, वी आर राइजिंग फ्रॉम द बेड अगेंस्ट द एनर्जी फैक्टर। बोला करो मम्मा को, मम्मा दिस ऑल इज अगेंस्ट एनर्जी फैक्टर। इट मीन्स जब आपने आंखें खोली तो आपका डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है, और जब आप सो गए तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। अच्छी बात है। काश के ये परमानेंट ही नेगेटिव होता, पर परमानेंट नेगेटिव डेल्टा एच बस एक ही बार होता है, जब वो इंसान यहां से दुनिया में नहीं रहता है। परमानेंट नेगेटिव तो तभी होता है। सुन लिया? इट मीन्स हर चीज लिविंग और नॉन लिविंग वुड लाइक टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ। हमने बॉल को स्लोपी सरफेस पे छोड़ दिया तो चली गई, और सीधे पे बोलने लगी किक मारो ना, तब जाओगे। इसका मतलब हुआ हर कोई अननोइंगली वुड लाइक टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ मिनिमम एनर्जी। इसलिए उसने कहा कि H2 गैस और हाफ O2 गैस ने अगर मिलकर वाटर लिक्विड बनाया तो अच्छा किया ना, because delta H is minus 285.8 kilojoule, means they are going in the direction of minimum energy, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। उसने कहा कि N2 और H2 हैबर प्रोसेस से जब अमोनिया बना तो इनिशिएशन रिक्वायर्ड थी, फिर खुद हुआ, क्योंकि दैट इज डायरेक्शन ऑफ मिनिमम एनर्जी। हमने कहा कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर CO2 बनाया, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मिनिमम एनर्जी, बनाना ही चाहिए था। हमने कहा कि C8H18 कोई हाइड्रोकार्बन है, लिक्विड है, उसकी कंबशन की, बाकी काम खुद हो गया। Once initiated will go to completion with the evolution of large amount of heat, क्यों ना जाए। पर यहां से हमें एक ख्याल आया कि इसका मतलब तो यह हुआ कि इस दुनिया में ऐसी डायरेक्शन वाला प्रोसेस कभी नहीं होगा जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो। सुना? तो फिर आप सुबह क्यों उठे?
आप बिस्तर से उठे, आपका डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ, फिर भी उठे, इसका मतलब उस एनर्जी फैक्टर के अलावा भी कोई है। एक बच्चा और रात को 2 बजे उठ गया, क्योंकि दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तभी उठ सकता है कोई। आज के जमाने में 2 बजे कौन उठेगा? क्या सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ही जिंदगी है? बाकी भी तो लाइफ होती है। इसका मतलब कोई और फैक्टर है। अगर सिर्फ यही एक क्राइटेरिया होता तो फिर याद करो, आपने एक कांच के गिलास को पानी से भर के धूप में रख दिया और शाम को देखा तो खाली था। उस लिक्विड ने हीट एब्जॉर्ब की। डेल्टा एच क्या था? पॉजिटिव था। पॉजिटिव था। पॉजिटिव था, इट मींस एनर्जी फैक्टर के हिसाब से तो होना नहीं चाहिए था। अगर लिक्विड से वाटर गैस में कन्वर्ट होने में हीट लग रही है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या हुई? एंडोथर्मिक। इसने तो अपोज कर दिया किसको? क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम। सारी चीजें फिट बैठ रही थी, पंगा पड़ गया। आपको जुकाम आया तो मम्मा ने नाक पर सॉलिड सॉलिड विक्स लगा दिया। सुना? ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि विक्स लगाने के बाद सो जाना चाहिए। आपने विक्स लगाया नाक पर, आप अपने मुंह को ढक लीजिए। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इनसाइड। थोड़ी देर के बाद आपने देखा आपके नाक से विक्स गायब था। विक्स इज सॉलिड, गायब हो गया, गैसियस। विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ heat should not occur if this is the only criteria. अगर मिनिमम एनर्जी एक्वायरेंस ओनली क्राइटेरिया है किसी रिएक्शन के होने के लिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए था। और वो जो वहां हीट चेंज आया, उससे आपको क्योर हुआ आपका जुकाम। इसका मतलब सब्लिमेशन के लिए हीट लगी, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, नहीं होना चाहिए था। इस क्राइटेरिया को ये सारी चीजें फेल कर देती है। कहता अगर मिनिमम एनर्जी क्राइटेरिया है तो ये बताओ, वाटर लिक्विड से वाटर गैस क्यों गया? जबकि डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, इसको तो नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है। मतलब हम सुबह बिस्तर से उठ रहे हैं, इसके बावजूद कि एनर्जी फैक्टर हमें मना कर रहा है। किस तरह से रजाई खींचती है आपको पता होगा। सुबह चुंबक से भी ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होती है। आप बाहर निकले हो, बोलते हैं भाई कहां जा रहा है, चुपचाप सो। आपने कहा बर्फ धूप से मेल्ट हो गई, नहीं होना चाहिए। अगर एनर्जी फैक्टर ही क्राइटेरिया है तो नहीं होना चाहिए भाई। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन के लिए हीट चाहिए, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। तो वो कहता है कि इन रिएक्शंस, बिग सेज अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, इन रिएक्शंस, कहता है ये रिएक्शंस हो रही हैं, इसके बावजूद कि एनर्जी फैक्टर इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो वो टूट गया। कहता डेल्टा एच पॉजिटिव है, फिर भी हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बोल रहा है कि N2O गैस को आपने हीट दी और वो NO2 और O2 में टूट गया। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस आपने हीट देनी थी, बस उतनी ही थी। आपने एक सॉलिड मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट दी और वो कन्वर्ट हो गया मर्क्यूरिक लिक्विड और ऑक्सीजन गैस में।
आप एसिटिक एसिड में इथेनॉल डाल रहे हो, ये एक ऐसी रिएक्शन है जो एथर्मिक है। एथर्मिक बोलूं तो डेल्टा एच इज नीदर एब्सॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड। इट मींस एनर्जी फैक्टर अगर मेन फैक्टर है तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? कहता बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो एक्सोथर्मिक हैं पर कंप्लीट वो भी नहीं हुई। हमने अभी कहा कि H2 गैस के साथ I2 गैस मिला दो तो बन जाएगा 2HI गैस। ठीक हो गया? कहता डेल्टा H इस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव है। कहां? आगे के लिए। सुन लिया? पर कहता ये रिएक्शन तो पीछे को भी हो जाती है। ये रिएक्शन आगे को अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब 2HI गैस is converted into H2 gas plus I2 gas. Yes, no? Delta H is नेगेटिव। कहता जब इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव है, ये तब भी हो रही है। इसका डेल्टा H नेगेटिव है, ये तब भी हो रही है। कहता यार क्या मजाक है ये। इस मजाक से हमें ये पता लगा कि भाई साहब इसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ये नहीं कर रहा काम। ये नहीं कर रहा काम मींस हमें किसी ने बता दिया, देखिए जी सामने एक रिएक्शन हो रही है, बोलो जी इसका डेल्टा H पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या बोले? क्या बोले? कुछ भी नहीं बोल सकते। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। Is it that energy factor is the sole criteria for spontaneity? तो हम ये कहते कि ये जो सारी रिएक्शन है ये तो हो रही हैं और ये सारी रिएक्शन कोई भी ना हो रही होती। पर हमारे सामने लिविंग एग्जाम्पल है, हमने देखी है, हो रही है। इसलिए इसने कहा एनर्जी फैक्टर इज नॉट द सोल क्राइटेरिया for the reaction to occur. So he is asking, is it that energy factor is the sole criteria for the reaction or for the spontaneity? Our answer is no. No. अगर ये सोल क्राइटेरिया होता तो फिर जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस थी वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती और सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती। इसका मतलब हुआ कि कोई और फैक्टर ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा पर वो रोल प्ले कर रहा है। एक बच्चे ने 2 बजे का अलार्म लगाया कि भाई तैयारियां करनी है, कॉम्पिटिटिव में निकलना है। अब वो 2 बजे जब अलार्म बजा तो सोचने लगा उठूं कि नहीं उठूं। उठूं इस पेपर क्वालिफाई करना हो, नहीं उठूं इस रजाई बुला रही है। जैसे वो बिस्तर से सोच रहा है उठने ना उठने की, उसका डेल्टा H पॉजिटिव हो चुका है। अब डोमिनेंस है कि क्या ये बात उसके दिमाग में डोमिनेट कर सकती है कि कैरियर इज मोर इंपॉर्टेंट। उठ। नींद तो कभी भी नहीं बोलेगी कि तू जा उठ। इसका मतलब हुआ कुछ देखते हैं, कुछ फैक्टर है जो हम ढूंढते हैं। हमने इसमें देखा कि देखिए डेल्टा H तो पॉजिटिव है, का मतलब एनर्जी फैक्टर ओपोज कर रहा है इस रिएक्शन को। सुन लिया? इसका मतलब यहां जो है, हम अगर देखें इसको तो हम ये कहेंगे कि यहां एनर्जी फैक्टर है E। ठीक
ठीक हो गया। और वो एनर्जी फैक्टर बोल रहा है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर दूसरी चीज देख लेते हैं, ये कौन है भाई? लिक्विड। और ये कौन है? ओहो, कहता गैस के तो मजे हैं, कभी कहीं घूमो कभी कहीं घूमो। इसका मतलब साफ हो गया कि इस रिएक्शन को अगर कोई करवा रहा है, ये रिएक्शन अगर किसी रीजन से हो रही है, तो पक्का इस रिएक्शन के अंदर जो एंट्रोपी फैक्टर है, जिसको हम अब एंट्रोपी ना कहें, हम ये कहें कि जो रैंडमनेस है, वो फैक्टर कहीं ना कहीं एनर्जी फैक्टर के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब फ्रीडम भी तो कोई चीज होती है। तो क्या हम आगे देखें? हां, यहां देखा तो वाकई वही चीज फिर से एप्लीकेबल हो रही है। कौन से वाली चीज? सेम चीज के यहां भी एनर्जी फैक्टर तो ओपोज कर रहा है, पर रैंडमनेस फैक्टर बोल रहा है नहीं, इसे तो होना चाहिए। नहीं बोल रहा है। आप कहां से जा रहे हो? आप जा रहे हो सॉलिड से एक्वस सॉल्यूशन। क्या आप नहीं जा रहे हो विद इंक्रीज इन फ्रीडम? क्या आप नहीं जा रहे हो इंक्रीज इन रैंडमनेस पे? क्या आप नहीं जा रहे हो? इसका मतलब हुआ ये फैक्टर, ये रिएक्शन भी शायद एनर्जी फैक्टर के ओपोज होने के बावजूद भी हो रही है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कोई और ही है। सुन लिया? आओ इधर। H2 प्लस हाफ O2 कितने मोल थे? H2 प्लस हाफ O2 कितने मोल थे? किसके मोल थे? गैस के। गैस ने क्या बना दिया? ये तो बात जमी नहीं, फ्रीडम घट गई, रैंडमनेस कम हो गई। इसका मतलब हुआ हमने नहीं देखा इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, पर हम ये कह रहे हैं अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव नहीं हुआ ना तो नहीं होने वाली। और हमने देखा वाकई उसका डेल्टा एच नेगेटिव था। इसका मतलब ये रिएक्शन अगर एक फैक्टर की वजह से नहीं हो रही है तो दूसरा फैक्टर करवा रहा है। तो इस रिएक्शन को कौन करवा रहा है भाई? क्या रैंडमनेस करवा रही है या एनर्जी करवा रही है? इसका मतलब हुआ जहां रैंडमनेस काम नहीं आ रही है वहां एनर्जी फैक्टर काम कर रहा है, जहां एनर्जी फैक्टर काम नहीं आ रहा है वहां रैंडमनेस काम कर रही है। इसका मतलब साफ हो गया कि along with energy factor it is the randomness factor which is playing important role। हमने अगली रिएक्शन में देखा कि डेल्टा एच पॉजिटिव है। इसका मतलब इस रिएक्शन में पक्का रैंडमनेस बढ़नी चाहिए, वरना ये हमने देखा बढ़ रही थी। एक सॉलिड और एक गैस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहां पर अगर कुछ हुआ है तो ये किस वजह से हुआ है? इस यहां पे रैंडमनेस फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर गया है किसके ऊपर? एनर्जी फैक्टर के ऊपर। सो मुझे कहना चाहिए इन दिस रिएक्शन R इज ग्रेटर देन E। बोलो जी। इसका मतलब समझ में आ गई हमें एक बात कि वो जो हिडन फैक्टर था वो रैंडमनेस है। हर कोई चाहता है आजादी मिले। गैस के कितने मजे हैं, फूंक मारी कभी यहां कभी वहां। तुम नहीं सोचते कि काश हम भी गैस होते? इसका मतलब अब हमारे पास आया, इस रैंडमनेस का नाम है एंट्रोपी। सो हमने यहां लिखा एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी को पढ़ने का तरीका क्या है?
हमने लिखा यहां एंट्रोपी इज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस. Is it a positive factor or negative factor? क्या कोई रेंडमनेस बढ़ाना चाहता है कि घटाना चाहता है? It means this is a positive factor. This is measurement of randomness. More randomness, more entropy. Yes or no? It means randomness is directly proportional to entropy. अब हुआ यूं कि वाटर लिक्विड था, उसने हीट एब्जॉर्ब की. ठीक हो गया? हीट एब्जॉर्ब की तो उसके बॉन्ड टूटने लगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होने लगे, उनकी मोबिलिटी बढ़ने लगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ने लगी, रैंडमनेस बढ़ने लगी, और फिर वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया. So entropy is the heat absorbed, and heat absorbed will increase the randomness. Heat absorbed will that heat will provide that will decrease the interaction, that will increase the velocity of the molecule, that will increase the kinetic energy, and that will increase the randomness, that will increase the freedom, and that is what entropy is. It means the entropy, when heat is absorbed, heat absorbed is taken positive. When heat is absorbed, the bond will break. No. The interaction will decrease. Yes, no. The velocity and hence the kinetic energy increases, which increases, yes, randomness. So entropy is equal to heat absorbed at low temperature, then entropy will be high. Same heat absorbed at low temperature, the entropy will be high. Then same heat absorbed at high temperature. And we know that
heat is a path function, and path function is always studied for a reversible process. Thus we should say that the entropy is Q reversible by T. Am I right? एंट्रोपी, हम इस टाइम बात कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की. एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. It is state function. That's why entropy change for a reversible process will be 0. It is heat absorbed. यहाँ लिखा है the bond will, when heat is absorbed, the bond will break, the interaction will decrease, the velocity will increase, kinetic energy will increase, randomness will increase. Heat, same heat at low temperature will produce more entropy than same heat at high temperature. It means delta S for reversible process is 0. Next characteristics of entropy. Entropy of the whole universe is positive. The population is increasing day by day, so randomness is increasing. Entropy of the whole universe is positive. Entropy of whole universe is positive. This is statement of second law of thermodynamics. This is second law of thermodynamics. Yes, no. So second law of thermodynamics क्या है? And entropy of the whole universe is positive. इसका मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है. ये तो फेवरेबल कंडीशन है. अगर ये काम नहीं की तो फिर किसी के प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है. तो एंट्रोपी में दो तरह की बातें हैं. एक आपने कहा एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स इज पॉजिटिव. दिस इज फॉर दोज प्रोसेसेस हु आर इररिवर्सिबल प्रोसेसेस. इररिवर्सिबल प्रोसेस मींस प्रोसेस हुआ और वापस नहीं आया. दैट इज इररिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी इज 0. But entropy of the whole universe is positive, hence I should, and entropy for reversible is 0 as you said right now. मैं यहाँ भी प्रूव कर रहा हूँ. Entropy for reversible process is 0. नंबर 1. नंबर 2 खास बात. Entropy for any adiabatic process, entropy for any reversible adiabatic process, a reversible adiabatic process, entropy is
0 because you just said that Q reversible by T is entropy and Q for any adiabatic process is 0. So I should say entropy of any, yes, adiabatic but reversible process is 0. So I should say those reversible adiabatic processes for which entropy is 0, they are called isoentropic processes. तो आपको बोला गया why adiabatic reversible process is called isoentropic process, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे because entropy is Q reversible by T and Q for any reversible process is 0. So entropy for any adiabatic reversible process is 0. So these processes are called isoentropic processes. Am I right? But entropy of adiabatic irreversible process is not equal to 0. समझ में आई बात? अब आप जरा इधर देख लें कि यहां क्या क्या हो रहा है. हम एंट्रोपी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं भाई, और अगर इस एंट्रोपी की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखें कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स में दो बातें हैं भाई, एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है. लो जी, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, तो कहां से की? इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो गई? सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, लिख दूं प्लस क्यू रिवर्सिबल बाय टी, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब की. दिस इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम. और ये कह दूं कि इसने एब्जॉर्ब की है का मतलब साफ हो गया कि सराउंडिंग ने इवॉल्व की है. इट मींस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग के बारे में कह दूं दैट दिस विल बी माइनस क्यू बाय टी. यस और नो? क्यू कौन? क्यू ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. Am I right? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहां से टोटल एंट्रोपी की बात करूं और किसी रिवर्सिबल, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई अगर उतनी ही इवॉल्व हुई, तो फिर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा बताओ? विल बी प्लस क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यस नो, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी, which will be
0। सुना? इसका मतलब किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी 0 है। एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी चेंज 0 है। इसका मतलब हुआ कि यहां से हम एंट्रोपी की डेफिनेशन लिखनी चाहिए, दैट एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड इन अ reversible process isothermally when it absorb heat is it okay? कैरेक्टरिस्टिक में कुछ हमने और ऐड किया। इसका मतलब साफ हो गया कि रिवर्सिबल के लिए तो जी 0 है और इरिवर्सिबल के लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब हुआ यहां से हमें कुछ ऐसा मिला। कैसा मिला? दैट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग is either equal to 0 or greater than 0, equal to 0 when it is reversible, and greater than 0 when it is irreversible. Greater than 0 means the second law of thermodynamics. Entropy of the whole universe is positive. It means this sign of greater than is for, this is sign of greater than is for irreversible process. And equal is for reversible process. Yes or no? समझ आ रही है बात? So this is one another characteristic of entropy, that entropy either is 0 or greater than 0. ठीक हो गया जी। अब आगे की बात, जिस तरह से एंट्रोपी आपने कहा इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ये कहा, ये क्यू दो तरह का होता था। एक क्यू होता था क्यूपी, जिसको हम डेल्टा एच कहते थे, और एक क्यू होता था क्यूवी, जिसको हम डेल्टा यू कहते थे। और आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज की, कहीं आपने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिख दिया, कहीं आपने एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिख दिया, कहीं आपने एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिख दिया। डोंट यू थिंक द सेम टाइप्स विल बी पॉसिबल फॉर एंट्रोपी? आप बोल रहे हो कि एंट्रोपी इज क्यू बाय टी, अगर वो क्यू क्यू पी हुआ तो एंट्रोपी क्या हुई? डेल्टा एच बाय टी। लिखे यहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रोपीज। आपने कहा एंट्रोपी इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यस नो? क्यू रिवर्सिबल बाय टी, Q can be QP. If it is QP, should I say it is delta H by T? So should I say from here delta H is T delta S?
Is it okay? So as we having different types of enthalpies, we do have different types of entropies. आपने कहा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, आपने कहा कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने ऐसा कहा तो सॉलिड से जब वो लिक्विड में गया और लिक्विड से फिर वो काय में चला गया, गैस में। सो डोंट यू थिंक देयर इज फेज ट्रांजिशन, one phase is converted into another? Don't you think that solid to liquid is delta H of fusion? The temperature to whom you used to call fusion temperature or melting temperature. So should I say this enthalpy is enthalpy of fusion? No. And this enthalpy is enthalpy of vaporization? Yes, no. And this is enthalpy of sublimation. So don't you think that enthalpy of sublimation is sum of the enthalpy of sublimation is sum of the enthalpy of a fusion plus enthalpy of vaporization? Don't you think so? So don't you think so? यहां से यहां जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को क्या बोलोगे? फ्यूजन टेम्परेचर। और अगर उस फ्यूजन टेम्परेचर से डेल्टा एच को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एंट्रोपी। इट मीन्स शुड आई से entropy of fusion. Entropy of fusion is equal to, yes, is equal to enthalpy of fusion? No? Upon temperature of fusion या temperature of melting? Yes, no? TF या T melting? Yes, no? तो क्या मैं नहीं कह सकता कि एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन? कह दूं? So entropy of vaporization is equal to enthalpy of vaporization divided by T of boiling. Boiling. Am I right? So don't you think from here that entropy of sublimation is equal to entropy of fusion plus entropy of vaporization? Yes, no? It means from here the entropy of
sublimation will be equal to delta H of fusion, hello, upon T fusion plus delta H of vaporization upon T of boiling. Am I right? इसका मतलब साफ हो गया. क्या साफ हुआ? That entropy of gas is greater than, no, entropy of gas is greater than entropy of liquid, who will be greater than entropy of solid. Yes, no? Yes or no? So, these are very important relationships which will help you further in thermodynamics. This is very, very important one, that it is zero for reversible is not zero for irreversible process. So, next characteristics of entropy. आप लोगों ने कहा था कि हम एब्सोल्यूट एंथैल्पी नहीं निकाल पाएंगे भाई, हम नहीं निकाल पाएंगे H, हम U भी नहीं निकाल पाएंगे, सुना, but we can calculate absolute entropy. We can neither calculate absolute enthalpy, cannot calculate absolute internal energy, but we can find out absolute entropy, and that is third law of thermodynamics. So now is next characteristic of entropy, and that is entropy for isobaric, isochoric, isothermal processes. So we did from first law of thermodynamics that delta U was Q minus W when the work was work of expansion. Yes, no? And if we, as I said, that entropy is measured for a infinite, very small change, I should say. Means I should say from entropy definition, entropy I did delta S is Q reversible by T. Yes, no? So as we said, this is for isothermal reversible process.
for a very small change. So should I say this small change ds is q reversible by t? Q reversible by t. So should I say this Q reversible is T ds? Is it okay? We know that work with small, for small change is PdV. Should I say this Q is studied for reversible process? Am I right? This will go on that side. This internal energy is also for a very small change. And this work done is not P delta V, but is PdB for a very small change. Am I right? So from here, can you write the equation for entropy? Yes, we can write. We can write that ds is equal to du, no, plus p dv. Is it okay? ds is q reversible by t and q reversible is du plus p dv. This divided by t, or should I say TDS is this. Am I right? You just see here. Now, we did one equation that delta H is delta U plus P delta V. From where, if you want to write this equation, for 1 mole that was delta H equal to delta U plus RT. When mole is 1. So should I say this is a very large change, I want to find it for a small change. Should I say dH is du plus RT? Should I say, should I this is for ideal gas. You just remember, what was heat capacity? The amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius. If it is at constant pressure, it is Cp. And if it is at constant volume, it is Cv. If that heat capacity is studied for 1 gram, that is called specific heat as its intensive property. And the unit will be calorie per Kelvin per gram. And if it will be for 1 mole, it will be molar heat capacity. And the difference is that heat capacity is extensive. Specific heat is calorie per Kelvin per gram.
molar heat capacity is calorie per Kelvin per mole. And heat capacity is calorie per Kelvin. The amount is not being specified. It means these two properties, they are intensive. Yes, no? So what do you think from here? आप खुद ही देख लो. What is dH by dt at constant pressure? So this dH by dt for ideal gas is Cp. There's a du by dt for ideal gases, Cv. And RT by dt is nothing but R. It means I should say Cp minus Cb is equal to R. And we all know the unit of R in calorie is approximately 2. So it is 2 calorie per Kelvin per mole. It means we should always remember this formula so as to convert Cp into Cb or Cb into Cp. Am I right? Why we need this? Just see here. We having one formula, and that is called Poisson ratio. मैंने आपको बताया था, Poisson ratio in chemistry is used to find out the atomicity of the homoatomic gas molecule. And that Poisson ratio is nothing but that is Cp by Cv. Yes or no? And this gamma, when comes out to be, this gamma having different values. When this gamma will be 1.66, means that is a monoatomic gas. Gamma is 1.66. From there, you should say this is some noble gas like helium, neon, etc., who are monoatomic. Yes or no? If this gamma is 1.4 के करीब अगर ये गामा है, that means this is somewhere any diatomic gas, means O2, N2, etc. That is those gases who are diatomic molecule. Yes or no? Then we having 1.3 will be for those who are triatomic like ozone. It means here this Poisson ratio is used to find out the atomicity. Is used to find out the atomicity. Now let us explain why this Cp is greater than Cv. No? Cp is Cv plus R. Now just think. आपने बॉम्ब कैलोरीमीटर लिया था, मैंने आपको बताया था. You kept the pressure constant and provided heat to raise the temperature by 1 degree Celsius.
डायग्राम मैंने आपको बताया था, थर्मामीटर लगा हुआ है, किस टेम्परेचर पर है, आपने इतनी हीट देनी है कि टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। और कांस्टेंट कौन है? प्रेशर। When pressure is constant, volume can change, and that is called work. It means when you are providing heat, that heat is being used in doing work, but your objective is to raise the temperature by. It means when you are providing that heat was first used to do work and then to raise the temperature by 1 degree Celsius. It means the heat which you provided at constant pressure ने 2 काम किए। एक काम किया वर्क डन, और दूसरा काम किया 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ऑलराइट, वर्क इज इन जूल, इज इन कैलोरीज। अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, थोड़ी देर में डिस्क्लोज कर रहा हूं। बट व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यू आर प्रोवाइडिंग हीट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वर्क डन इज 0. It means the heat which you are providing is directly going in raising the temperature by 1 degree Celsius. This is CV. So where you provided more heat? CP. How much more? It means in CP and CV, to raise the temperature by 1 degree Celsius, same heat was provided. But in CP, in addition to that, heat was used in doing the work, and work is the same as is gas constant R. Gas constant R का यूनिट क्या है? जूल. वर्क इज एनर्जी. CP इज हीट कैपेसिटी, जब आप लेते हो तो R का यूनिट क्या है? कैलोरीज. सो इज इट नॉट दैट CP is greater than CB by R means work done? CP is greater than CB by R means work done. पर ये जो R2 कैलोरी है, इसका यूनिट क्या है? पर केल्विन पर मोल. इसका मतलब 10 मोल हुए तो ये 20 हो जाएगा. CP CV डिफरेंस 20 हो जाएगा 10 मोल के लिए. क्लियर हो गई बात है? नहीं. अब आप इधर आइए, मैं इसलिए आपको ये करवा रहा था. इट मीन्स TDS इज DU प्लस PdV. मैं इसको आगे लिख रहा हूं. सो TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV. We know, अभी किया हमने, we know du by dt for any ideal gas is CV. We know dH by dt for any ideal gas is CP. रियल गैस के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं. उसके लिए चेंजेस जो है वो बहुत स्मॉल हो जाते हैं. मतलब दिस विल बिकम DH by dt at constant pressure equal to du by dt at constant volume plus R. This is for real gas. ये किसके लिए है? रियल गैस के लिए. और रियल गैस के लिए ये है, तो फिर दिस इज CP, दिस इज CB प्लस R. ये ठीक हो गया जी. अब आप ध्यान से देख लें, मैं कुछ गड़बड़ ना कर जाऊं. वी नो PV इज N1 के लिए कर रहे हैं हम.
So PV is RT. So I should say P is RT by V. ठीक हो गया जी। तो अब आप आइए और यहां से बात करिए। टी डी एस इज इक्वल टू डी यू के बजाय क्या आ गया, सी वी डी टी प्लस पी डी वी के बजाय क्या लिखूं, P is RT by V. It means RT into dB by V. Am I right? यहां से आ गया बेटा ds. ds क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, इज इक्वल टू CVDT by T प्लस RT by T into dV by V. It means from here I got it, ये तो खत्म हो गया. So I got it ds which is nothing but S2 minus S1. टेम्परेचर रेंज लेनी पड़ेगी ना दो. S2 minus S1 क्या हुआ, एंट्रोपी चेंज. Should I write is delta S? Yes, no. Which will be CV T1 to T2. No. प्लस R तो कांस्टेंट है, V1 to V2 इज आगे ये V1 to V2 ही आया. V1 to V2 जो हमारे पास आया वो किसके लिए आया, dB by V के लिए. सो दिस विल बिकम, ये जो T1 से T2 था, दिस विल बिकम CVDT by T. यहां आना था ना. इट मीन्स हमारे पास यहां से आ गया ds इज S2. और ये क्या आया हमारे पास, एंट्रोपी डेल्टा S इज, व्हाट डू यू थिंक इट इज? इट इज नॉट CV नेचुरल लॉग ऑफ T2 by T1, R natural log of V2 by V1. Am I right? And we know, ये CP लिख दिया मैंने, CV आना चाहिए. And we know that P1 V1 is equal to P2 V2. Or we should say P1 by P2 is V2 by V1. So when volume is constant is fine. But when pressure will be constant, it will become P1 by P2. And this CV की value put कर दो. CV is CP plus CV is R. तो हमें इसको अब CP की टर्म में निकालना है. Means this is entropy for any isochoric process. And if the process will be baric process, entropy for any isobaric process will be Cp natural log of T2 by, yes, T1 plus R natural log of P1 by P2. अगर V2 by V1 है तो P1 by P2 आ जाएगा. So this is entropy in isochoric process, entropy in isobaric process. अभी भी रह गया कौन सा,
एंट्रोपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस की तरफ हम जा रहे हैं. वी नो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, or we know in by first law of thermodynamics, delta U is Q minus W. Is it okay? Or I should say delta U is Q minus P delta V, which is the same thing. और आप ध्यान दो, उधर आपने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी. वहां एंट्रोपी नहीं, आपने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. पढ़ा आपने वहां. इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मींस अगर टेम्परेचर नहीं है तो इंटरनल एनर्जी भी. Internal energy was calculated by this formula that delta U is Z into delta T upon mole या upon mass upon molar mass. तो यहां Z into delta T. delta T क्या था? Change in temperature. अरे भाई अगर delta T 0 हो जाएगा तो फिर delta U कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. का मतलब क्या हुआ? For any isothermal process, internal energy is 0. If for any isothermal process, internal energy is 0, so should I say for any isothermal process, reversible expansion Q is W. क्योंकि उधर जाके वो प्लस हो गया. And we know W was minus 2.303 nRT log of V2 upon V1. याद आया कि नहीं आया? इसका मतलब हुआ, पर ये किसके लिए था? वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन. यही था ना. और यही आप अब भी पुट कर रहे हो, पर W उस साइड जाकर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. इसका मतलब हुआ हम बोल रहे हैं कि W ही Q है आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कितनी है? 0. एंड वी ऑल नो व्हाट वी नो इज दैट एंट्रोपी इज Q रिवर्सिबल. Q reversible by T. Yes, no? Don't you think this Q is Q reversible? It means this W is Q in isothermal process. पर ये माइनस यहां साइन करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? यहां प्लस आ जाएगा ना. सो दिस विल बी 2.303 nRT, yes, no, divided by T. Divided by T log of V2 by V1. बोलो जी. It means from here should I say entropy for isothermal process नहीं is equal to 2.303 nR log of V2 by V1. क्लियर हो गई बात? और आई शुड से एंट्रोपी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज 2.303 nR log of P1 by, देख लो,
P1 by P2. Is it okay? This is entropy in isothermal process. क्लियर हो गया जी? ठीक हो गया. अब इतना कुछ करने के बाद एंट्रोपी की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक रही इज कैन बी फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एंट्रोपी. वी कैन नीदर फाइंड आउट एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी nor we can find out absolute enthalpy, but we can find out absolute internal energy by third law of thermodynamics, according to which the entropy of perfectly crystalline substance is zero at absolute zero temperature, and the entropy of perfectly crystalline substance is zero at absolute zero temperature. What is absolute zero temperature? Is minus 273 degree Celsius or 0 Kelvin. Entropy of perfectly crystalline substance is zero at absolute zero temperature. क्या मतलब हुआ इस बात का, जरा ध्यान से सुने. अभी आपने कहा कि आपके पास जो है सॉलिड है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ. ध्यान दें, अगर मैं एंट्रोपी चेंज निकालता हूं एंड आई स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो में क्या किसी में काइनेटिक एनर्जी होगी? क्या किसी मॉलिक्यूल में मोशन होगा? पर कौन? सिर्फ the perfect crystals. Perfect crystals means this is not applicable for glass. That is not a crystal. This is not applicable for N2O, not applicable for CO, not applicable for NO, means not applicable for all those who are not perfect crystals. Am I right? And this delta S will be ST minus S0. अभी आपने किया, this is 0 to T if the process is isobaric. This is dt by t. अभी किया आपने. And if it is, we are starting from solid, this is Cp for solid. ठीक हो गया? It means the entropy delta S, हालांकि मैं निकाल तो चेंज रहा हूंगा, पर एक्चुअली में वो एब्सोल्यूट निकल रहा होगा, बिकॉज S0 इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. इट मीन्स वो एंट्रोपी चेंज नहीं है, बल्कि वो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है. एंड दैट विल बी इक्वल टू Cp नेचुरल log of T.
that is equal to 2.303 Cp log of T. Am I right? पर अगर आप इनिशियल टेम्परेचर को T लोगे तो आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं निकाल पाओगे. मींस आपने इस बार जो है क्या किया कि उसको एब्सोल्यूट जीरो से नहीं किया, बल्कि मैं उसी में कुछ एडअप कर देता हूं. ये तो तब हुआ जब आप जीरो से शुरू हुए. आप इधर देखिए, अगर आप ओवरऑल एंट्रोपी देखना चाहते हैं तो इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी वो क्या होगी, देखिए. मुझे बताइए कि जब वो सॉलिड था तो वहां एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन थी क्या? टी ऑफ फ्यूजन नहीं था? प्लस अब इनिशियल टेम्परेचर कौन बन गया? टीएफ. फाइनल कौन बन गया? टीबी. अब वो सीपी सॉलिड नहीं, वो क्या बन चुका था? लिक्विड, dt बाय टी. और इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी वो क्या बन गया था? इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी वो बन गया था DH वेपराइजेशन. नो, अपॉन डेल्टा H अपॉन T ऑफ बॉइलिंग, प्लस अब बिगनिंग का टेम्परेचर कितना रहा? TB. फाइनल क्या रहा? T. क्या आपके पास फिजिकल स्टेट अब चेंज होगी? दिस इज गैस नाउ. Cp dt by T. This is entropy from solid to liquid to gas, but absolute we can find out only over here. यहां पे जब हम एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो जो आपने किया वही आएगा. क्या? दिस विल बी 2.303 Cp log of T2 by T1. T2 कितना? TB. T1 कितना? TF. इस तरह से आप हर पार्ट पर उसकी एंट्रोपी निकाल पाओगे. पर एब्सोल्यूट तो आप सिर्फ तभी निकाल पाओगे अगर आप एब्सोल्यूट जीरो से चले हो. यस और नो? इट मींस आप इस ग्राफ की तरफ देखें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. एब्सोल्यूट जीरो पे कितनी एंट्रोपी थी? जीरो. देन यू स्टार्टेड हिटिंग इट और वो मेल्ट कर गया. मेल्ट करने का मतलब क्या हुआ बेटा? मेल्ट करने का मतलब हुआ भाई सॉलिड से लिक्विड हो गया. उसका एकदम एंट्रोपी में झटका देख पा रहे हो? इसका मतलब हुआ ये जो रेंज इस साइड वाली है, this range is for solid. No, this is for solid. तो सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो मेल्ट कर गया. मेल्ट कर गया तो उस टाइम एंट्रोपी में जो है झटका लगा और एंट्रोपी बढ़ गई. आप फिर भी नहीं रुके, आप टेम्परेचर दे रहे हो. फिर वो स्टेट आई जब वो लिक्विड वेपराइज हो गया और वहां पर एंट्रोपी में बहुत बड़ा झटका मिला आपको. कहां से? यहां से यहां नहीं मिला. इज इट नॉट दैट दिस इज द फेज ट्रांजिशन? उसके बाद वो गैस बन चुकी थी. गैस तो बन चुकी थी, नो डाउट. अब फिजिकल स्टेट में कोई चेंज होने वाला नहीं है, पर एंट्रोपी बढ़ती जा रही थी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही थी. सो दिस इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस. एंड दिस ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ग्राफ ऑफ एंट्रोपी with temperature is called Taffy graph. This graph of entropy with the temperature is called Taffy graph. अब हमने सब कुछ कर दिया, इसलिए अब हम यहां पहुंच गए
कि दो फैक्टर तो है, पर ड्राइविंग फोर्स कौन है, मतलब कब कौन सा फैक्टर काम करेगा, इस बात पर पहुंचे हम। तो हमने लिखा कि देखिए भाई, अगर हमारे पास डेल्टा एच, अब जरा ध्यान रखना है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो वो फेवरिंग कंडीशन है, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो वो, अब बोलो, वो अपोजिंग कंडीशन है। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो वो फेवरिंग कंडीशन है, और अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो वो ओपोजिंग कंडीशन है। ड्राइविंग फोर्स कब किसकी चलेगी, was given by Gibbs and Helmholtz, so it's called Gibbs-Helmholtz equation, and the equation is G is H minus Ts. But will we be able to find out absolute enthalpy? So we won't be able to find out absolute Z. G is called free energy, and hence we will find it out. Delta Z is delta H minus T delta S, where delta S is change in entropy. Delta S is change in entropy. इसका मतलब हुआ ये वो इक्वेशन है जो डिसाइड करेगी कि कब कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा। आइए ध्यान दीजिए। फर्स्ट केस इज डेल्टा एच फेवरिंग इज नेगेटिव, नेगेटिव इज फेवरिंग, डेल्टा एस पॉजिटिव इज फेवरिंग। कोई अपोज कर रहा है? आप दोनों में से जिसको मर्जी डोमिनेट कोई भी करेगा, द साइन ऑफ डेल्टा जी विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी। Such reactions are called exoergonic reactions, and both the factors are favoring. It means इस reaction को रोकना impossible है. This is irreversible reaction. This is irreversible reaction, और इसीलिए इसका इससे बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। This is डेथ। जब एक आदमी की डेथ हो गई, ही और शी इज एट द लीस्ट एनर्जी स्टेट। घर वाले भावुक होके आंखें खोल रहे हैं, वो बोला भाई बस अब नहीं, I don't want to open my eyes. Eyes खुल नहीं रही है, but he or she don't want to open it, क्योंकि आई खोलने के लिए एनर्जी चाहिए, not favored by energy factor. लोगों ने घर खड़े होके भावुक होके खड़े कर दिया, छोड़ा धड़ाम करके, because he or she don't want to move in the higher energy state. और फिर वो वक्त आया जब चार लोगों ने कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुंचाया। किसको पहुंचाया? सॉलिड को। किसको पहुंचाया? सॉलिड को। और फिर रिएक्शन वंस इनिशिएटेड, आग अपने आप थोड़ी लगेगी, रिएक्शन वंस इनिशिएटेड विल गो टू कंप्लीशन बाय इटसेल्फ, और उस सॉलिड का क्या बन गया? गैस। डेल्टा एस इज पॉजिटिव नहीं, हाईली पॉजिटिव। अरे किसी को सॉलिड्स को गैस में कन्वर्ट करा, क्या कोई गैस सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहेगी? क्या कोई गैस सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहेगी? नहीं। क्या कोई लीस्ट एनर्जी से मैक्सिमम एनर्जी में आना चाहेगा? नहीं। इसलिए वो वापस आना ही नहीं चाहता। This is how death is explained in chemistry. Why it is irreversible. Second बात की तरफ ध्यान दो। Delta H is negative is favoring. Delta S is negative is opposing. याद करो वो रिएक्शन।
जिसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ने वाटर लिक्विड बनाया था, एंट्रोपी क्या थी? नेगेटिव। पर डेल्टा एच क्या था? नेगेटिव। इसका मतलब ये रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है? डेल्टा एच की वजह से। इसका मतलब हमें डेल्टा एच को टी डेल्टा एच से बड़ा रखना होगा, इसलिए हमने टेम्परेचर को डाउन करना होगा. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस प्रोसीड विद decrease in temperature. Only then delta Z can comes out to be negative, and delta Z negative reactions are exoergonic reactions. They are spontaneous reaction. पर अगर आपने T को बढ़ाया, T delta S will become greater than delta H. Minus into minus plus. It means delta Z will become positive. Non-spontaneous reaction. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. आइए आप, अगर ये कंडीशन हुई और दोनों बराबर हुए, कौन? डेल्टा एच और टी डेल्टा एस अगर बराबर हुए, तो मुझे बताओ डेल्टा जी कितना होगा? 0. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, इक्विलिब्रियम. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम उन लोगों में होता है जो कमजोर होते हैं. उठूं कि नहीं उठूं? जो डिसेसिव होते हैं, उठना है तो उठना है. का मतलब हुआ, अगर मैं ऐसी ऐसी कंडीशन एक और देखूं, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है. थी ना वो रिएक्शंस, वो प्रोसीडिंग विद इंक्रीज इन एनर्जी, बट स्टिल वो स्पॉन्टेनियस. किस फैक्टर की वजह से? एंट्रोपी की वजह से. इट मींस इन सच रिएक्शन डेल्टा एस फैक्टर शुड डेल्टा एस फैक्टर को डोमिनेट करना होगा. इसका मतलब हुआ आपको टेम्परेचर को बढ़ाना होगा. इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड विद इंक्रीज इन अ टेम्परेचर, सो दैट टी डेल्टा एस विल डोमिनेट ओवर डेल्टा एच. डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड द रिएक्शन विल बी एक्सोएर्गोनिक. और ऐसी रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर घटाया, तो डेल्टा एच डोमिनेट कर जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, और वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. इसमें भी अगर ये दोनों कंडीशन बराबर हो जाएं, तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्विलिब्रियम. इसका मतलब इक्विलिब्रियम के लिए एक फैक्टर फेवरिंग तो एक फैक्टर ओपोजिंग होना चाहिए. का मतलब फॉर दोज हु आर, जो पैदल हैं, दोनों के साइन सेम होने चाहिए. दोनों के साइन सेम होने का मतलब है एक फेवरिंग और एक ओपोजिंग. यस और नो? अब हमने कहा कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, मींस इंक्रीज इन एनर्जी. डेल्टा एस नेगेटिव है, मींस डिक्रीज इन एंट्रोपी. ऐसी रिएक्शन के होने का कभी मतलब ही नहीं होता. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडो एर्गोनिक रिएक्शंस. एर्गोनिक, एंडो एर्गोन, जैसे एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव के लिए यूज होता है, एक्सो एर्गोनिक डेल्टा जी नेगेटिव के लिए यूज होता है, और एक्सो एर्गिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 के लिए यूज होता है, एंडो एर्गिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 के लिए यूज होता है. अब लास्ट में एक लाइन की बात. हमारे को बचपन में एक कहानी सुनाई जाती थी. राम और श्याम दो दोस्त थे. एक की आंखें नहीं थी तो एक की टांग नहीं थी. अब क्या हुआ कि एक की आंखें नहीं है, एक की टांग नहीं है. जिसकी आंखें नहीं है वो उसके कंधे पर बैठा जिसकी टांगे हैं. सुन लिया? एक कहानी होती थी कि दो दोस्त थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम. राम के आंखें नहीं थी और श्याम के टांगे नहीं थी, तो राम के कंधे पर श्याम को बिठा दिया. आंखें श्याम की और टांगे राम की. अब वो दोनों सारी जगह जाते थे. ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं कपल्ड रिएक्शन, कि जब दो इकट्ठे होके उस प्रोसेस को कर सकते हैं. का मतलब हुआ, आप ध्यान दे सामने, दिस इज अ कपल्ड रिएक्शन. कपल्ड रिएक्शन मींस आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया आयरन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस में, एंड डेल्टा जी इज +1487. मतलब जिसकी आंखें नहीं है वो अकेले कुछ नहीं कर सकता. समझ में आ गई बात?
दूसरी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा जी इज हाईली नेगेटिव। हमने उन दोनों रिएक्शन को कपल कर दिया। जब वो दोनों रिएक्शन इकट्ठी थी तो डेल्टा जी जरूर कम था ओवरऑल, बट चल अब दोनों रहे थे। जहां जिसकी आंखें नहीं थी उसकी आंखें दूसरा बन रहा था, और जहां जिसकी टांगे नहीं थी उसकी टांगे दूसरा बन रहा था। अब जाते दोनों हर जगह थे। तो कई बार दो रिएक्शन में से एक रिएक्शन बिल्कुल भी स्पॉन्टेनियस नहीं होती, दूसरी रिएक्शन हाईली स्पॉन्टेनियस होती है, और उन दोनों रिएक्शन का अगर कपल बना दिया जाए तो वो ओवरऑल स्पॉन्टेनियस होता है। जब पंडित जी टिपड़ा मिलाते हैं, मम्मा पापा को पूछना, तो पंडित जी ये देखते हैं कि इस बंदे में ये अवगुण है, तो वो दूसरे में गुण ढूंढेगा कि अच्छा इस बंदे का अगर ये ग्रह ऐसा है तो दूसरे का उसके साथ फिट होने के लिए। एक को सुबह उठना पसंद नहीं है, दूसरे को उठना पसंद है, का मतलब हुआ दोनों के एक दूसरे के गुण और अवगुण को इकट्ठा करके दोनों का एक गुणी इंसान बना दिया। So this is all about thermodynamics. Thank you very much and have a nice time.